हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैकमेनिया पे। आज मैं लेके आया हूं इशू सॉल्यूशन पार्ट 3। मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। होप यू लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज जनरली यूज फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ अ प्रेशर मेजरिंग गेज। ऑप्शन है हमारे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, डायाफ्राम प्रेशर गेज, डेड वेट प्रेशर गेज एंड लास्ट ऑप्शन इज मैनोमीटर गेज। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेड वेट प्रेशर गेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ बॉल बेयरिंग if a number of balls is reduced to half and diameter of the ball is increased to 4 times then static load capacity of the ball bearing is। तो हमारी static load capacity के जो फॉर्मूला होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर मीन्स डायमीटर के स्क्वायर एंड नंबर ऑफ बॉल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो C इक्वल टू होता है, अगर हम पुट करें C1 अपॉन C2 तो आ जाएगा हमारा D1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर एंड Z1 अपॉन Z2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी C1 अपॉन C2 आ जाएगी क्या, डायमीटर डबल कर दिया गया है तो 1/2 का स्क्वायर एंड इसके जो वो कर दिया गया है नंबर ऑफ बॉल्स वो भी कर दी गई हाफ, सॉरी, तो ये आ जाएगा 1/8। देन C2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ C1 मीन्स 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल टू स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो फॉर एन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट, P स्टार अपॉन P नॉट इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चनों में जो थ्योरी में क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इनमें किसी में भी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से बताऊँगा कमेंट सेक्शन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमारा पहला को पूछ रखा है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट तक जो भी बॉडी एनर्जी ऑब्जर्व करती है उसे हम रेजिलियंस बोलते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्व द एनर्जी इलास्टिकली। अब हम देखते हैं ए का दूसरे किन किन ऑप्शन में दे रखा है, ए में दे रखा है और डी में दे रखा है। तो ए और डी में कॉमन क्या है, बी का फिफ्थ दे रखा है तो बी को हमें चेक नहीं करना है। सी का नहीं दे रखा है, डी का हमें दे रखा है 1, तो हमें केवल सी को चेक करना है और हमारा आंसर मिल जाएगा। सी क्या है, स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है, एक तरीके की रेजिस्टेंस होती है। तो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स सी का क्या है हमारा 4th नंबर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन है, अ पेल्टन व्हील टर्बाइंस ऑपरेट अंडर अ हेड ऑफ 125 मीटर at a speed of 2000 rpm to operate very close to maximum efficiency the mean diameter of the Pelton wheel is nearly। तो हम सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लें। v इक्वल टू होता है, हमें पता है, √2gh। v इक्वल टू √2gh। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 125, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 49.52 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोला गया मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, हमें पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए होता है U इक्वल टू V/2। और U इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, πd/n अपॉन 60, क्योंकि ये n RPM में दे रखा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 49.52 अपॉन 2 इक्वल टू पाई, डी हमें फाइंड करना है, एन हमें दे रखा है 2000 अपॉन 60। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 0.2364 मीटर। हमसे आंसर पूछा है सेंटीमीटर में, तो हम इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 23.64 क्लोज टू 24, तो ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल कंडीशन एन आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 द 3 डिफरेंट प्रोसेस
if the work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if the purely isobaric and W3 is purely adiabatic। इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से करते हैं, उससे इजीली हमें पता चल जाएगा। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरफ होता है प्रेशर, इस तरफ होता है वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो रहा होगा, वो है एक्सपेंशन। तो हमारे पता है कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा एंड प्रेशर कम हो रहा होगा। तो सबसे पहले की बात करते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे बनता है 1 और 2 इस तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो हमें इतना करना पड़ेगा, ये पूरा। अब आते हैं किसमें, दूसरा प्रोसेस बोलना है उसने आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो 0.1 ये रहेगा, 0.2 ये रहेगा। तो हमें इसमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा। अब तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं। तीसरा प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है। तो इस प्रोसेस में हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो हमें पता है इसके डिफरेंट वैल्यू बोल रखा है उसने, W1 W2 W3। तो हमें सबसे पता है कि सबसे ज़्यादा वर्क किस में करना पड़ेगा, W2 में करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा W2 सबसे ज़्यादा होगा। फिर उससे कम हमें किस में करना पड़ेगा, आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में W1। फिर सबसे कम हमें किस में करना पड़ेगा, एडियाबैटिक में। तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बीकर फिल्ड विद हॉट वाटर इन अ रूम कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड इन T1 मिनट, 65 to 60 इन T2 मिनट्स एंड 60 to 55 इन T3 मिनट्स। उसके बाद रिलेशन दिया गया और हमसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हमें क्या पता है, जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻−kT। यहाँ पे स्मॉल t जो है वो टाइम है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें टेम्परेचर और टाइम का, इस एक्सिस पे टाइम टेम्परेचर होगा, इस एक्सिस पे टाइम होगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये जो रेंज है यहाँ पे मान लीजिए 70 to 65 है, तो ये क्या होगी 65 to 60 एंड देन 60 to 55। तो अगर हम ये रेंज ड्रॉ करें तो T1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, सबसे कम होगी, फिर T2 होगा, फिर T3 होगा। तो ये रिलेशन बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और अगला क्वेश्चन है, ए हाउस रेफ्रिजरेटर with its door open is switched on in a closed room, the air in the room is। तो हमारे ऑप्शन है cooled, remain at the same temperature, heated और cool depending on the atmospheric pressure। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। रूम की जो एयर होगी वो हीटेड होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एलिवेटर हैज़ अ मास ऑफ 5000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 60 kN, द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इज नियरली। तो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये एलिवेटर है, ठीक है, इस पर एक केबल लगी हुई है जिस पे टेंशन कितना है 60,000 न्यूटन है, और इसका वेट कहाँ वर्क कर रहा होगा, mg डाउनवर्ड्स कर रहा होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम क्या जानते हैं, F = ma। तो F क्या, नेट रिजल्टेंट फोर्स है। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 60,000 माइनस mg, m कितना है 5000 मल्टीप्लाइड बाई g 10 ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 5000 a। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 5000 a, ठीक है। तो a इक्वल टू आ जाएगा 10,000 अपॉन 5000 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन, द पिस्टन ऑफ अ स्टीम इंजन मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ क्रैंक इज 120 rpm विद द स्ट्रोक ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन व्हेन इट इज 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या होता है, देखिए ये पिस्टन है हमारा, ये 0.5 मीटर है सेंटर से,
तो इसके लोअर पॉइंट से कितना आगे होगा, ये 1 होगा और ये 0.5, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पिस्टन की, 1.5 मीटर। अब हम जानते हैं L इक्वल टू होता है स्ट्रोक लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्रैंक रेडियस। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगी हमारी, आ जाएगी कितनी, R इक्वल टू 1 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं X इक्वल टू R 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम इसकी, तो x की वैल्यू हमारी 1.5, R की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल टू R ओमेगा साइन थीटा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2π√3 मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A एंड B इज। साइन एंगल पूछा तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। हम जानते हैं A डॉट B इक्वल टू होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो यहाँ से जब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 अपॉन रूट के अंदर 25/99। हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 74/99। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉर्मल टू फंक्शन एट P इज। हमें इस फंक्शन के नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे हम सबसे पहले। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसी को हम लिखते हैं dy/dx। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 एक्स की पावर x माइनस 8 की पावर -1/3। किस पॉइंट पे निकालना है, 0,5 dy/dx एट P। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो हम जब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, dy/dx को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस का dx/dy से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का dx/dy x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 5 इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 3x प्लस 5। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ फाई इज़ अ स्केलर फंक्शन एंड इफ़ del टू f इक्वल टू 0 देन फाई। तो हम del टू f को लिख सकते हैं ये /5/x2 प्लस का /5/y2 प्लस का /5/z इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हार्मोनिक फंक्शन की है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज़ राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू बाय अ कंपनी। द प्रोबेबिलिटी दैट ए इज सेलेक्टेड इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी आर सेलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 दे रखी है हमें, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दे रखी है हमें 0.5। ये हमें दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के सेलेक्ट होने की। हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है क्या होगी। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी हमारी 0.6। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज फ्रॉम 0 to 200 Newton and is 10 centimeter long. A body suspended from the spring balance is observed to oscillate vertically at 2 Hz. The mass of the body is nearly। हमें ये दे रखा है डिफ्लेक्शन उसका कितना है, L इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1
मीटर। तो हम यहाँ से स्टिफनेस निकाल सकते हैं, स्टिफनेस इक्वल टू तो F/L। तो यहाँ से स्टिफनेस की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2000 आ जाएगी। और हम फ्रिक्वेंसी इक्वल टू जानते हैं 1/2 √K/m। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे हम, इसकी वैल्यू f की वैल्यू दे रखी है 2 हर्ट्ज़ इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 2000/m। तो यहाँ से m की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12.5 kg। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। हाउ मच इज द राइज ऑफ इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर इज यूज्ड अप इन द हीटिंग ऑफ द ब्लॉक। स्पेसिफिक हीट ऑफ द एल्यूमिनियम दे रखी है 0.9 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सी की वैल्यू हमें ग्राम में दे रखी है, इसको हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 910 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। हम सबसे पहले देख लेते हैं कितनी हीट ये 2.5 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा ये। तो हम जानते हैं 10 किलोवाट है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 60, क्योंकि ये जूल पर सेकंड में होता है। किलोवाट जो होता है, वाट जो होती है उसको हम लिखते हैं जूल पर सेकंड। तो ये 2.5 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा, ये आ जाएगा 1500 किलोवाट। 1500 किलोवाट। लेकिन उसने बोला केवल 50% हीट अवेलेबल है। तो अवेलेबल हीट कितनी है, हीट अवेलेबल 1500 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीन्स 750 किलोवाट। अब इसको इक्वल कर देंगे 750 किलोवाट, तो इसको वाट में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई c 910 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमसे पूछा है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 103 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर shown the minimum ratio of mu1/mu2 so that the mass move together with the application of force F। तो हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसको हम बॉडी 1 दे देते हैं, इसको बॉडी 2 दे देते हैं। बॉडी 1 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बॉडी 1 में F फोर्स इधर लग रहा है, तो बॉडी 2 इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगी, इस तरफ लगाएगी। क्या होगा, mu1N1। ठीक है, N1 कितना है, ये N1 है। और बॉडी का मास कितना है काम कर रहा होगा, mg। तो इससे हम इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, बॉडी 1 के लिए F माइनस का mu1N1 इक्वल टू, इसका मास 5 है तो 5a, ये लिख सकते हैं। अब हम बॉडी 2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। बॉडी 2 के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर रिएक्शन फोर्स N2 लग रही होगी। एक तो बॉडी का सेल्फ वेट लग रहा होगा, प्लस जो अपर बॉडी लग रही है उसका भी तो रिएक्शन आएगा, वो भी N1 आएगी। और इस तरफ क्या लग रहा होगा, mu1N1 लग रहा होगा, लग रहा होगा। और इस तरफ mu2N2 लग रहा होगा। तो हम इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, mu1N1 माइनस का mu2N2 इक्वल टू 10a। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, मिनिमम के लिए पूछा है F मिनिमम। दोनों को साथ चलने के लिए हम मिनिमम फोर्स कितना होगा चाहिए हमें, 5 mu1g प्लस 10 mu2g। तो यहाँ से रखते हैं हम इक्वेशन पे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू
3 μ1 g। ठीक है, चलिए मैं इक्वेशंस के नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को हमने बोला है ए। ठीक है जी, तब फ्रॉम द इक्वेशन ए में जब वैल्यू पुट करेंगे इसकी तो 5 μ1 g माइनस का 10 μ2 g इक्वल टू 10 इंटू 3 μ1 g। जी, तो यहाँ से जब μ1 अपन μ2 की वैल्यू निकालेंगे, μ1 अपन μ2 की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ 10 kg मास इज हंग फ्रॉम 2 टाइट इंटेंसिबल स्ट्रिंग एज सोन द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग इज नियरली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लगी, सपोज कर ले रहे हैं उस पर T1 है जो कि हमें निकालना है। इसका वेट क्या है mg, वो डाउनवर्ड्स वर्क करेगा mg। एक स्ट्रिंग ऐसी है, अगर ये एंगल उसने दे रखा है 60 तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 60। तो हम इस पर सपोज कर ले रहे हैं फोर्स लग रहा है T1, तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा T1 cos 60, ये वर्टिकल फोर्स हो जाएगा हमारा T1 sin 60। sin 60। अब हम फोर्थ इक्वेशन को फोर्स बैलेंस करते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। तो हमारा T1 sin 60 इक्वल टू हो जाएगा क्या mg। m की वैल्यू 10 है एंड g की वैल्यू भी 10 लेके चलते हैं। तो यहाँ से T1 आ जाएगा हमारा 200 डिवाइडेड बाई √3। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम बैलेंस करते हैं, तो T1 cos 60 इक्वल टू हो जाएगा T2 इक्वल टू T1। तो यहाँ से T1 इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 57.7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ आइस at -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्लोली heated and converted to steam at 100 degree centigrade. Which of the following curve represent the phenomena of qualitative? तो हमसे कर्व पूछा गया है, तो हम सबसे पहले प्रोसेस जान लेते हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में कैसे चेंज हो गई है। तो सबसे पहले ये -10 डिग्री से आइस से ये आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस पे, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर चेंज होगा, डेल्टा टी आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। अब ये आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे, मतलब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस होगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से ये आएगी, ये चेंज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से ये चेंज होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम पे। तो ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होगा। तो हम कर्व देख लेते हैं कौन से ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कर्व देखते हैं। पहले कर्व में क्या है, पहले कर्व में देखिए हमें दिखा रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सेकंड प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और चौथे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ हमारा राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल बी इंक्रीज बाय द फैक्टर। हम
ये क्या है, रेडिएशन का क्वेश्चन है। रेडिएशन में हम जानते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। अब उसने क्या है, टेम्परेचर डबल कर दिया जाता है, इसे E1 T1 मान लेते हैं। सिग्मा कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ T1 की पावर 4। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन E2 इक्वल टू 1 अपॉन 16। तो E2 इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ E1। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज कॉल्ड। जो मॉलिक्यूलर कोलिजन से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसे कंडक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द टू एंड्स ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड केप्ट एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड इज कंडक्टेड मोर हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम। तो इसने क्या बोला है, सेम मटेरियल बोला है, मीन्स क्या होगा, हमारा K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सेम टेम्परेचर बोला है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो dt की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो फोरियर लॉ से हम लिख सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A बाई dx। मतलब A बाई dx का जिसके लिए जिस भी ऑप्शन के लिए हमारा रेशियो ज़्यादा होगा वही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा, हीट ट्रांसफ़र के लिए बेस्ट होगा। तो चेक करते हैं पहले ऑप्शन ए के लिए। ए में क्यू लिख सकते हैं हम, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया आर का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपन 50 आर का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू 0.02। अब हम अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। बी के लिए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बी के लिए एल की वैल्यू, एल और आर की वैल्यू क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 0.5 का स्क्वायर अपॉन एल की वैल्यू दे रखी है 2। तो इससे हमारे बी की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी में 0.125। सी के लिए चेक करते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सी के लिए आर की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर अपॉन 100। तो इसके लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04। डी के लिए हम चेक करते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर की वैल्यू दे रखी है 1 एंड एल की वैल्यू दे रखी है 3। तो इससे आ जाएगा 0.33। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसके लिए है, ऑप्शन डी के लिए है। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। तो जो हमारा थर्मामीटर होता है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्किंग टेम्परेचर in evaporator and condenser coils of a refrigerator are -25 degree centigrade and 30 degree centigrade respectively. The COP of the refrigerator is 0.85 of the maximum COP for a power input of 2 kilowatt. The refrigeration effect produced will be। तो हम सबसे पहले इसको टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे। तो जो हमारा ये हो जाएगा कंडेंसर टेम्परेचर हो जाएगा, टी कंडेंसर हो जाएगा कितना, माइनस का 25 ठीक है प्लस 273। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 248 केल्विन। और टी इवेपरेटर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा 30 प्लस 273 मीन्स 303 केल्विन। तो अब हम यहाँ से COP की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, COP इक्वल टू क्या होगा, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो टी लोअर कितना हो गया 248 अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर कितना हो जाएगा 55। अब उसने बोला है COP जो है हमारी एक्चुअल COP है, मैक्सिमम की COP के 0.85 है। तो इसमें 0.8 से 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे 298.55। हमसे पूछा गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो हम COP इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 248 अपॉन 55 इक्वल टू Q बाई W की वैल्यू दे रखी है हमें 2। तो यहाँ से जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7.6 किलो वाट।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मरकरी थर्मोमीटर वॉज फर्स्ट प्लेस इन अ मेल्टिंग आइस एंड लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम वॉज ऑब्जर्व टू बी 10 mm व्हेन इट वॉज प्लेस्ड इन अ स्टीम द लेंथ ऑफ द कॉलम वॉज 250 mm व्हेन प्लेस्ड इन अ टैप वाटर द लेंथ ऑफ द कॉलम वॉज 58 mm द टेम्परेचर वॉज द टैप वाटर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की इक्वेशन मान लेते हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल की। तो मानते हैं क्या, T इक्वल टू AL प्लस का B। तो पहली लाइन हमसे बोली गई, जब मेल्टिंग आइस में रखते हैं तब हमारे कॉलम की लेंथ कितनी होती है, 10 mm। पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या होगा 10A प्लस का B इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन गई हमारी ये। अब अगली लाइन बोली है, जब स्टीम में प्लेस करते हैं तब हमारा वाटर कॉलम का टेम्परेचर कितना है, सॉरी कॉलम की लेंथ कितनी है, 250 mm। तो हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, क्या होगा 250A प्लस का B इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इक्वेशन 2, जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/12 एंड B की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 25/6। तो हमारी टेम्परेचर की इक्वेशन क्या होगी, 5/12 L माइनस का 25/6। अब हमसे पूछा गया है जब हमारी लेंथ कितनी हो जाए 58 mm, तो मैं L की जगह पुट कर दें 58 mm। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है हमारा 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 58 माइनस का 25/6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने अमाउंट ऑफ स्टीम पूछा है, लेकिन कहीं भी उसने लेटेंट हीट ऑफ स्टीम नहीं दे रखा है। तो इसरो ये मानता है कि आपको कुछ वैल्यू याद होंगी, ना इसने वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो ये वो एज्यूम करके चलता है आपको पता होंगी, तो आपको भी पता होनी चाहिए। तो हमें लेटेंट हीट ऑफ स्टीम क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 2257 किलो जूल पर केजी, और वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है 4.187 किलो जूल पर केजी। तो अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, चलिए पुट करते हैं, m मल्टीप्लाइड बाई 2257 इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.187 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारा 40। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 14.8 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंजन वर्क्स ऑन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन 727 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। यहाँ पे जो टी की होती है वो केल्विन में होती, तो इसको जब केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 500 केल्विन। इसको जब केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 केल्विन। तो यहाँ से एफिशिएंसी पुट करते हैं वैल्यू 500 अपॉन 1000 इक्वल टू, तो एफिशिएंसी आ गई हमारी 0.5 मीन्स 50%। अगला क्वेश्चन है, स्टीम थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन। तो हमारा जो स्टीम थर्मल पावर प्लांट होता है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्किल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको ये मतलब नहीं होता किस पाथ से आप गए हो, आप इस पाथ से गए हो या इस पाथ से गए हो, टोटल डिस्टेंस होती है मिनिमम ए से बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस, वो भी मिनिमम डिस्टेंस जो होगी उससे मतलब होता है। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस ए टू बी की कितनी है, ये है, ना कि ये, तो इसको नहीं लेंगे। वो भले ही इस पाथ से गया है ए टू बी में, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर करेंगे मिनिमम डिस्टेंस जो होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस 2 अपॉन कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट पैरामीटर विल रिमेन कांस्टेंट इन द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट पिनिंग इज टू इम्प्रूव विच प्रॉपर्टी ऑफ द पार्ट्स। तो हमारा जो शॉर्ट पिनिंग होता है उसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, तो ऑप्शन सी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेन हार्डनिंग। जब मटेरियल स्ट्रेन हार्डनिंग होती है मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ जाता है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के टाइम जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है हमारी वो बढ़ जाती है और डक्टिलिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट। हमारा अगला क्वेश्चन है अ थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो is bent into a circular loop with the center O as shown in figure. The moment of inertia of the loop about x-axis. तो हम जानते हैं L इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, L इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई R, देन यहाँ से R इक्वल टू आ जाएगा L बाई 2 पाई, और लीनियर मास मोमेंट बोल रखा है तो मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं रो L। अब हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से जानते हैं आई एक्स एक्स इक्वल टू आई ऑफ सेंटर प्लस का एम बीच की डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस का एम बीच की डिस्टेंस क्या है आर है तो स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/2 एम आर स्क्वायर। हमने m की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों को निकाल रखा है तो हम उसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/2 m की वैल्यू रो l और r की वैल्यू l अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 रो l क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों, इस पार्ट में बस इतना ही। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं अगला कोई वीडियो लाता हूँ तो आप उसे जल्द से जल्द देख पाएँ।